दोस्तों, भारत की एक नर्स को 16 तारीख को फांसी दी जाती है। क्यों, क्या, कैसे हुआ, बस यही आज जानने की कोशिश करेंगे। यमन की राजधानी सना में एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर भारत की एक लड़की जो कि नर्स के जॉब पर काम करती थी, वहां पर यमनी परिवार अपने इलाज के लिए आता है और उसी परिवार में एक लड़का भी आता है। लगातार ये लोग इलाज के चक्कर में बार बार वहां पर उनके फेरे पड़ते हैं, चक्कर लगते हैं। तब लड़का उस लड़की से सवाल करता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। लड़की कहती है कि मैं इंडिया के केरल की रहने वाली हूँ और तभी वो इंडिया के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। लड़का कहता है कि मुझे भी इंडिया घूमना है, क्या तुम मुझे घुमाओगी, क्या तुम मेरी मदद करोगी। जब इस तरह की बात आती है तो वो नर्स कहने लगती है कि मुझे भी तुमसे एक काम है। वो लड़का पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे जिस काम भी आऊंगा मुझे खुशी होगी। इस तरह की बात उन दोनों के बीच में होती है। लड़के ने उस लड़के से बात की। लड़की कहती है कि आपके देश का कानून तो आप जानते हैं, यदि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ नौकरी करने आता है तो नौकरी करने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब कोई अपना काम करने की कोशिश करता है, कोई बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करता है तो यहाँ की सरकार को आपत्ति होती है और कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। यदि तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर यहाँ पर एक क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं। जैसे ही लड़के ने ये बात सुनी उसने कहा कि अरे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान क्यों होती हैं, बस मुझे एक बार इंडिया घुमा दो। और वो तारीख आती है, वो दिन भी आता है। 1 महीने के लिए वो इंडिया आते हैं घूमने के लिए, वो नर्स भी और वो लड़का भी। दरअसल नर्स की बेटी होती है और बेटी का नामकरण होता है। ये जनवरी 2015 के आसपास की बात थी। जब बेटी का नामकरण था तभी उस लड़के को इंडिया घुमाने के लिए वो ले आती है और यहाँ 1 महीने रुकने के बाद फिर वो वापस जाते हैं। लड़के ने भी अपना वादा निभाया और उस लड़की को अपने ही देश में एक क्लिनिक खुलवा दिया। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है कि उस लड़के का मर्डर हो जाता है और मर्डर के बाद वहां की सरकार, वहां का कानून इस नर्स को सजाए मौत का हुक्म सुना देती है और ये निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति के यहाँ तक भी अपील खारिज होती चली जाती है और वो तारीख बहुत नजदीक आ जाती है। तारीख 16 जुलाई 2025, जब उस लड़की को कंबल में लपेटा जाएगा और लपेटने के बाद गोलियों से भून दिया जाएगा। कुछ इसी तरह की उसको सजा दी जाएगी। ये तारीख बहुत नजदीक है दोस्तों, आज 11 तारीख हो चुकी है। उसके पास 1 या 2 चांस हैं बचने के। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कत्ल की नौबत आई क्यों और उस लड़की को जो सजा मिली थी उसके बचने के क्या क्या चांस हो सकते हैं। आखिर क्यों ये हत्या हुई होगी जब उस लड़के ने उसकी इतनी मदद की, तो आखिर इस हत्या पर वो आमादा हो गई, ऐसे क्या कारण बने। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दोस्तों, ये जो घटना है ये शुरू होती है यमन की राजधानी सना से। 30 दिसंबर 2024 की बात है। यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अमीरी दरअसल ये एक उनके पास एक लड़की की फाइल लेकर पहुंचती है। उस फाइल में यह था कि उस लड़की को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। अगर राष्ट्रपति चाहते तो उसकी सजा को माफ कर सकते थे, उसकी सजा को कम कर सकते थे या फिर उसको सजा को बरकरार रख सकते थे। उन्होंने ना उन्हें माफ किया और ना ही उनकी सजा कम की, लेकिन उन्होंने सजा को बरकरार रखा और कहा कि इस अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपील खारिज हो जाती है 30 दिसंबर 2024 को। उसके बाद उस लड़की को सजाए मौत देने के लिए लगातार दफ्तर दर दफ्तर ये फाइल चलती है और इस तरह से लगभग 6.5 महीने के आसपास का कुछ वक्त बीत जाता है। आखिरकार वो तारीख नजदीक आने लगती है और वो तारीख होती है 16 जुलाई 2025 को। उस लड़की को कंबल में लपेटा जाएगा और उसके बाद फिर गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, क्यों वो इतना मजबूर हुई होगी या क्या ऐसे हालात बने, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर यमन में शरिया कानून लागू होता है और शरिया कानून का मतलब होता है खून का बदला खून, मौत का बदला मौत। यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसका बदला फिर मौत से ही लिया जाएगा। और इसमें खास बात यह है कि जो पीड़ित परिवार है वो चाहे तो माफी दे सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ रकम हर्जाना जो भी जुर्माना है वो देना पड़ेगा। इसके लिए परिवार ने तमाम मशक्कतें की और लगातार कई साल से प्रयास करते चले आ रहे थे। परिवार ने 3 तरह के ऑफर दिए। अगर हम पहले ऑफर की बात करें तो इस परिवार को अबू धाबी, सऊदी अरब या फिर दुबई जैसे किसी भी देश में बसने की पूरी अनुमति, उसके लिए जो भी खर्चा होगा यह परिवार उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि परिवार की मदद के लिए फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो जो संस्थाएं होती है वो कहती हैं कि चाहे तो आप अबू धाबी में रहो, चाहे यूएई में रहो या फिर सऊदी में रहो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, बस निमिषा प्रिया को आप माफ कर दीजिए।
साथ ही दूसरा ऑफर ये कि अगर आपके परिवार में कोई भी बीमार है दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो उसका इलाज करवा सकते हैं, भले ही इलाज में चाहे कितने भी रुपए खर्च हो। और तीसरा ऑफर ये कि 1 लाख अमेरिकी डॉलर हम देंगे। यदि इंडिया के रुपए में उसे कन्वर्ट करें तो लगभग 8.5 करोड़ का ऑफर। बस निमिषा प्रिया को आप माफ कर दें और यह रकम हमसे ले लीजिए। हालांकि उस परिवार ने न तो संपर्क साधा और न संपर्क साधने की कोशिश की। उन्होंने अभी तक इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी। ऐसी स्थिति में उस लड़की के पास बहुत कम समय है और उसको निर्धारित समय सीमा पर यह सजा दी जा सकती है। लेकिन सजा के पीछे के क्या कारण थे, आज यही कहानी जानते हैं। हालांकि मैंने पहले ये कहानी आपको सुनाई, शायद उस कहानी में कुछ हिस्सा छूटा भी होगा और उसके बारे में जानने की कोशिश आज करते हैं। निमिषा प्रिया, जो कि केरल प्रदेश के जिला पलक्कड़ का एक जगह लगती है कोलेकोंडे, दरअसल वहां की वो रहने वाली होती है। साल 2008 में उसने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की और नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद वो किसी हॉस्पिटल में उसको नर्स की नौकरी मिल जाती है। कुछ महीने तो वो केरल में ही रहती है, लेकिन केरल में रहने के बाद क्योंकि वहां पर जो नौकरी का स्कोप था वो कम था, यहाँ पर सैलरी भी कम थी, उसे लगता है कि यदि वो विदेश जाए तो शायद वहां से वो अच्छा कर सकती है। उसी के जो संग साथी होते हैं उन्होंने उसको ऑफर दिया कि आप यमन चले जाओ। यमन में जो सना उसकी राजधानी है, वहीं पास में हॉस्पिटल है और वहां पर आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कुछ ऑफर मिलता है और वो लड़की स्वीकार कर लेती है। उस ऑफर के साथ वो सीधा यमन की राजधानी सना पहुंच जाती है और वहां एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देती है। साल 2008 में जाती है। 9, 10, 11 इस तरह से एक साल बीत रहा था और जो पैसे कमा रही थी अपनी माँ प्रेमा कुमारी, साथ ही पिता वेलायुद्दीन कुट्टी, उनको भेजा करती थी। और इसी बीच में उसके परिवार की तरफ से आता है कि आप एक बार यहाँ इंडिया आ जाओ, तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और तुम्हारी शादी की बात चल रही है। वो लड़की इंडिया आती है। जब इंडिया आती है तो यहाँ उसके टॉमी थॉमस नाम के एक लड़के से उसकी शादी हो जाती है, जो कि यहाँ पर रहकर टैक्सी वगैरह चलाया करता था। रहने वाला केरल के इडुक्की के पास एक जगह लगती है थोडुपुंजा, वो वहां का रहने वाला होता है। अब यहाँ परिवार बिल्कुल खुशहाल था, सब कुछ ठीक था। उस लड़की ने कुछ दिन तो यहाँ केरल में बिताए और उसके बाद वो अपने पति से बात करती है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम मेरे साथ चलो। अब उसका पति जो थॉमस होता है वो तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है, अगर आप तैयार हो तो मैं भी साथ चल देता हूँ। अब यमन की राजधानी सना अपने पति को लेकर आ जाती है और वहां रहने लगती है और सब कुछ इनकी जिंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन उसको वहां पर इलेक्ट्रिशियन का काम मिलता है। जो उसका पति था वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था, खुद वो नर्स का काम कर रही थी, पैसे तो कमा ही रही थी, लेकिन उसे लगता है कि अगर यहाँ पर अपना क्लिनिक हो जाए, अपना हॉस्पिटल हो जाए तो उससे ज्यादा आमदनी होगी, ज्यादा इनकम होगी। जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। साल 2013 था। उसको एक बेटी होती है, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद वहां की स्थिति बिगड़ने लगती है, यानी कि गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां वहां पर पैदा हो जाती है। साल 2014 जब आता है तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते बात इतनी बिगड़ जाती है कि इस जगह पर अब हूतियों का राज चलने लगता है। हूतियों पर जो सपोर्ट था वो ईरान का होता है और हूतियों को एक तरह से पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ से फिर जब बाहरी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से जाने लगते हैं और ऐसी स्थिति में थॉमस होता है, वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन नर्स यमन की राजधानी सना में ही रहती है, हॉस्पिटल में ही जॉब करती रहती है। शायद उसे लग रहा था कि वक्त जब आगे बढ़ेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे ये आदेश हो जाता है कि बाहरी लोगों को अब वीजा नहीं मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में जो उसका पति होता है उसको वीजा नहीं मिलता, वो वहीं रह जाती है और पति रह जाता है उसका केरल में, और वो यहाँ यमन में ही अपना रहकर काम कर रही थी। लेकिन इसी बीच में उसके दिमाग में ये था कि वो अपना खुद का काम करेगी, लेकिन खुद का काम करने के लिए यमन का अपने देश का कानून है, वो कहता है कि यहाँ पर बाहरी लोग नौकरी तो कर सकते हैं लेकिन कोई बिजनेस या व्यापार वगैरह नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ के लोगों का रहना जरूरी है। और तभी उसने उस लड़का जो इसके हॉस्पिटल में आया था उसके परिवार को लेकर, जिसका नाम होता है तलाल अब्दुल मेहंदी। तलाल अब्दुल मेहंदी की इच्छा थी कि वो इंडिया घूमने के लिए आए और इसलिए वो इस नर्स से बहुत सारी बातें किया करता था। जब जब अपने परिवार को लेके आया करता था तब तक वो इंडिया के बारे में बातें करता था, वहां के घूमने के बारे में बात करता था। और तभी इस लड़की ने अपनी इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि मैं यहाँ पर एक क्लिनिक खोलना चाहती हूँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो। तभी उस लड़के ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं मदद कर दूंगा। और जैसे ही मदद करने वाली बात आती है तो लड़की ने सोचा कि शायद इसे भरोसा दिलाने के लिए, इसका भरोसा जीतने के लिए इसको इंडिया भी घुमाना जरूरी है। इसके लिए जो भी कागज वगैरह तैयार होते हैं उस लड़की ने उस लड़के को लेके
इंडिया आती है। तलाल अब्दुल मेहंदी को जब इंडिया आता है तो यहाँ घूमता है। उसकी बेटी होती है, बेटी का नामकरण होना था, ये जनवरी 2015 के आसपास की बात थी। आखिरकार वो यहाँ पर रहता है और सब कुछ ठीक था। जब ये वापस लौट कर जाते हैं तो वहां जाने के बाद अब इसके कागज वगैरह तैयार करवाए जाते हैं। कागज में जो भी इस लड़की के पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको उपलब्ध करवा देती है ताकि वो नए कागज तैयार कर सके। और नए कागज जब तैयार हो जाएंगे तो यहाँ की सरकार से अनुमति लेने के बाद फिर वो अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। ठीक उसने ऐसा ही किया। लड़की ने खूब सारे पैसे का इंतजाम कर रखा था। कई साल से लगातार वो कमा रही थी और उस लड़के के हाथ में वो पैसे दे देती है, अपने कागज भी। आखिरकार 17 अप्रैल 2015 को विधिवत रूप से उसका क्लिनिक शुरू हो जाता है। उसमें एक डॉक्टर, एक नर्स की व्यवस्था हो जाती है और वो अपना काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं उस क्लिनिक को शुरू करने के लिए, वो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे। सरकार को वहां पता नहीं चलता और आराम से वो अपना काम धंधा शुरू करते हैं। क्लिनिक बहुत अच्छा चलने लगता है, लेकिन मेहंदी का जो कारोबार था वो ठप था। उसका अपना खुद का कुछ इतना अच्छा कारोबार नहीं था, लेकिन उसने इतनी जालसाजी की, इतनी चालाकी की कि उसने जब कागज तैयार कर रहा था तो उस कागज में साफ साफ लिखवा दिया कि इसमें जो भी लाभ प्राप्त होगा इस क्लिनिक के अंदर 33% उसका हिस्सा होगा और 66% उस निमिषा प्रिया का होगा। आखिरकार निमिषा प्रिया को इस बात का पता नहीं था और जब यहाँ पर ये आता है, अपना हिस्सेदारी मांगा करता था, तो निमिषा प्रिया को लगता था कि ये तो सीधी सीधी चीटिंग है। सिर्फ मैंने तुमसे मदद मांगी थी, ये थोड़ी हिस्सेदारी वाली बात थोड़ी थी। इस बात पर इन दोनों में कभी कभी कहासुनी हो जाया करती, कहासुनी कुछ ज्यादा हो जाती थी। अब यहाँ से इनमें जब बात ज्यादा लगातार खराब हो रही थी तब उसने अपने कागजों की डिमांड की कि इसके जो कागज हैं, क्योंकि क्लिनिक के जो कागज थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो इसी लड़के मेहंदी के पास थे और मेहंदी उसे कागज देना नहीं चाहता था। जैसे पासपोर्ट, वीजा, क्लिनिक के कागज, सब कुछ उसी के पास था। आखिरकार निमिषा प्रिया परेशान हो जाती है, नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद शिकायत दर्ज करवा देती है कि उसके साथ कुछ इस तरीके से धोखाधड़ी या शोषण हो रहा है। वो आर्थिक शोषण भी, मानसिक शोषण भी और शारीरिक शोषण भी लगातार वो धमकियां देता है, लगातार नशा करता है, उसके यहाँ हॉस्पिटल में आता है और उसे परेशान करता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब पुलिस आती है तो कहता है कि ये तो इसकी पत्नी है और यकीन ना हो तो ये डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। आखिरकार पुलिस को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जबरदस्त झोल है, गोलमाल कुछ तो किया गया है। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, निमिषा प्रिया को और मेहंदी को भी। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है कि लड़की की कोई गलती नहीं है, बल्कि 16 फरवरी 2016 को जांच के बाद अदालत ये आदेश दे देती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो निमिषा को सारे दस्तावेज वापस कर दिए जाएं और इन दोनों को जेल से छोड़ दिया जाए। हालांकि लड़की पहले जेल से बाहर आती है, लड़का जेल में ही रहता है। वो आती है और अपना जो क्लिनिक था उसे शुरू कर लेती है। बीच बीच में वो जाती थी उससे जेल में मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, और हर बार वो एक ही रिक्वेस्ट करती थी कि जो उसका वीजा है, पासपोर्ट है, बस उसे वापस कर दे। लेकिन वो उसको वापस नहीं कर रहा था और लगातार टॉर्चर कर रहा था। हद तो तब हो जाती है जब जेल से छूट आता है और तब निमिषा प्रिया को लगातार परेशान करने लगता है। कई बार अपने दोस्तों को लेकर उसके घर पहुंच जाया करता और उसके साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता। इसी तरह से वक्त आगे बढ़ रहा था। एक दिन उसने अपने जो साथी नर्स होती है वो उससे बात करती है और कहती है कि ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरी जो पासपोर्ट है, मेरा वीजा इसी के पास है और मैं इसे किसी भी तरकीब से निकलवाना चाहती हूँ। अब इसके लिए जो ज्ञान है वो सलाह मशवरा दिया कि क्यों ना इसको नशे की हालत में डाल दिया जाए, यानी कि उसको नशा दे दिया जाए और उसके घर की पूरी तलाशी ले लेते हैं। घर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे लेकर अपने यहाँ से निकल जाएंगे। अब उन्होंने पहला इंजेक्शन उसे धोखे से लगाया, तब उसे शायद उतना असर नहीं हुआ मेहंदी को, लेकिन बाद में उन्होंने एक और डोज दे दी थी नशे की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में उन्होंने पूरे घर के अंदर तलाशी ली और जो भी इनका पासपोर्ट वीजा था वो तो नहीं मिल पाते, लेकिन जब उसके मरने की सूचना इन दोनों को मिलती है तो ये दोनों लड़कियां इतना घबरा जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिरकार अब करें तो क्या करें। मीडिया रिपोर्ट से ये पता चल जाता है कि इन्होंने उसके टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद पानी की टंकी के अंदर पैक कर दिया। आखिरकार ये यहाँ से चुपचाप निकल जाती है, लेकिन क्राइम कब तक छुप सकते हैं? क्राइम तो कभी छुपता नहीं है और इसका पता कभी ना कभी चल ही जाता है। पानी की टंकी के अंदर लाश के टुकड़े पता चल जाते हैं और जैसे ही पता चलता है तो घर वालों ने मामला जो है वो शिकायत की पुलिस में। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट लगाई और अदालत में भेजती है। अदालत में जब मामला पहुंचा तो निचली अदालत की तरफ से इस लड़की को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया,
निमिषा प्रिया जो कि इंडिया की रहने वाली होती है, साथ ही जो यान होती है उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और जब यह खबर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो इस परिवार तक भी पहुंच जाती है। 5 मई 2018 को आखिरकार परिवार को यह पता चलता है कि उनकी बेटी पिछले कई साल से मुसीबत में है। जो लड़का इंडिया घूमने के लिए आया था, दरअसल उसने उसको टॉर्चर किया और उसी की वजह से उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। और उसके बाद फिर परिवार के लोगों ने कोशिश करना शुरू किया। इधर यहाँ पति ने लगातार कोशिश करना शुरू कर दिया, उधर उसकी मां भी लगातार कोशिश कर रही थी। वक्त आगे बढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है और 13 नवंबर 2023 को अपील खारिज किया जाता है। यानी कि जो निमिषा प्रिया को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया, उस सजा को लगातार बरकरार रखा जाता है। और इसके बाद एक और चांस था, वो चांस था राष्ट्रपति के यहाँ अपील करने का। यदि राष्ट्रपति चाहते तो उसकी सजा को माफ भी कर सकते थे, राष्ट्रपति चाहते तो उसकी सजा को कम कर सकते थे, और राष्ट्रपति चाहे तो उससे उसकी अपील को खारिज भी कर सकते थे। राष्ट्रपति ने उसकी सजा को माफ नहीं किया, बल्कि उसकी अपील को खारिज कर दिया। 30 दिसंबर 2024 को जब अखबारों के माध्यम से यह पता चलता है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने उसकी अपील को, लड़की की अपील को खारिज कर दिया है, और तब उसके बाद ये मामला फिर अदालत पहुंच जाता है। और उसके बाद जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत फाइल चलती रहती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से महीने गुजरते चले जाते हैं और वो तारीख आती है। एक तारीख मुकर्रर कर दी जाती है कि 16 जुलाई 2025 को इसको वहां के कानून के हिसाब से सजाए मौत दी जाएगी। अब ऐसी स्थिति में परिवार के लोग लगातार कोशिश कर रहे थे। जो एक ब्लड मनी होती है, वहां का जो शरिया कानून होता है कि मौत के बदले मौत और जान के बदले जान जैसा होता है, तो उसी हिसाब से परिवार के लोगों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश की। और वहां के परिवार के लोगों को 3 तरह के ऑफर दिए कि चाहे तो कहीं भी जाकर अपने परिवार के किसी भी सदस्य का पूरी दुनिया में इलाज करवा सकते हो, या फिर आप किसी दूसरे देश में जाकर रह सकते हो, बच सकते हो, उसके लिए जो भी खर्चा होगा वो दे सकते हैं। और लगभग 10 लाख का भी उन्होंने कई बड़ी रकम का ऑफर दे दिया। और फिर कुछ लाखों में, यानी कि इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें तो 8.5 करोड़ के आसपास दे सकते हैं। लेकिन परिवार के लोग इस बात को सुनने को तैयार नहीं थे। जो निमिषा प्रिया के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके परिवार के लोग, उसकी मां अप्रैल 2025 से वहीं डेरा डाले हुए हैं ताकि कोशिश हो कि उसकी बेटी की जान बच सके। लेकिन उसके परिवार, जो मेहंदी था, मेहंदी के परिवार वाले इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। यदि उसके परिवार के लोगों ने इस निमिषा प्रिया को माफ नहीं किया, क्योंकि एक अंतिम चांस यही है कि अगर हमारे देश के हूतियों से ताल्लुकात होते, क्योंकि वहां अपना कोई न दूतावास है, न ही उनका यहाँ पर कोई है। हालांकि ईरान जरूर इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन बताया जाता है कि ईरान से भी शायद बहुत अच्छे संबंध नहीं है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती भी है, तो सरकार के प्रयास शायद विफल हो। लेकिन जो परिवार के प्रयास हैं, अगर परिवार चाहे तो माफी दे सकता है। अगर परिवार, क्योंकि परिवार चाहता नहीं है, अगर परिवार चाहता तो इतना लंबा शायद मामला नहीं खिंचता। लेकिन 8.5 करोड़ का जो ऑफर दिया गया है, हो सकता है कि उससे बात बन जाए। यदि तैयार नहीं होते तो 16 जुलाई 2025 को इस लड़की को कंबल में लपेटकर गोली मारकर इसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। क्राइम की कहानियां हम आप तक लेकर के आते हैं। आपको ये क्राइम की कहानियां कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।